तो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें आपको बताने वाले हैं, जहां सबसे पहले बताएंगे जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं की बस पर बहुत बड़ा आतंकी हमला, जिसमें अब तक 10 की मौत की खबर। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जैसे ही पता चला शपथ ग्रहण के बाद कि ये हमला हुआ है, जिसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठा लिया। दोस्तों बताएंगे सबसे बड़ी खबर। तो वहीं बताएंगे पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने दावा कर दिया है कि नरेंद्र मोदी पर मेरी भविष्यवाणी लिख लीजिए। बताएंगे उसने ऐसा क्या भविष्यवाणी किया है जो लिखने की बात कह रही है। तो साथ ही साथ कौन होगा भारत का अगला विदेश मंत्री। तो वहीं मोदी मंत्रिमंडल में शामिल इन 15 नामों ने सभी को चौंका दिया। दोस्तों आपको भी जानकर होगी हैरानी की इनके नाम भी हमने नहीं सुने थे। सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। और साथ ही साथ खबरों में आगे बढ़ने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे और हमारे पूरी टीम की ओर से। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं की बस पर बहुत बड़ा आतंकी हमला, जिसमें अब तक 10 की मौत की बड़ी खबर। बता दें जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में एक दुखद घटना घटी है, जहां हिंदू तीर्थ यात्रियों को ले जा रही एक बस गहरी खाई में गिर गई। अधिकारियों के अनुसार संदिग्ध आतंकवादियों ने वाहन पर गोलीबारी की, जिसके कारण यह दुखद दुर्घटना हुई। हालांकि इस हमले में कितने लोग घायल हुए हैं या कितनों की मृत्यु हुई है, उसको लेकर अभी तक ठीक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन जो आंकड़े निकल कर आए हैं वहां पर उसमें 33 घायल और 10 लोगों की मृत्यु की अब तक जानकारी बताई जा रही है। ये आंकड़े बदल भी सकते हैं। शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि शिव खोरी से कटरा जा रही यानी वैष्णो देवी धाम जा रहे यात्री पर आतंकवादियों ने गोलीबारी कर दी। गोलीबारी के कारण बस चालक का संतुलन बिगड़ गया और बस खाई में जा गिरी। इस घटना में 33 लोग घायल हैं। बचाव अभियान पूरा हो चुका है। यात्रियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, वे स्थानीय नहीं है। शिवखोरी तीर्थ स्थल को सुरक्षित कर लिया गया है और इलाके को घेर लिया गया है। वहीं डीसी रियासी ने बताया है कि इस घटना में अब तक 10 लोगों की जान गई है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की शपथ ले रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में यह बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ ठीक उसी समय, जिसके बाद आपको बता दें जैसे ही शपथ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता चला कि ये इतना बड़ा हादसा हो चुका है, आतंकवादियों ने हमला किया, जिसके बाद इस हमले पर पीएम मोदी जी ने कड़ा निर्देश दिया, कह दिया है दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में रविवार शाम को तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर हुए इस आतंकी हमले की जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से पूरी जानकारी ली। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं उनको जल्द से जल्द सजा दी जाएगी। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने भी ट्वीट करके आतंकी हमले की निंदा की और कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल अमित शाह जी ने लिखा है, जो आप देख भी पा रहे होंगे, कि जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थ यात्रियों पर हुए हमले की घटना से बहुत दुखी हूँ। उपराज्यपाल और डीजीपी जम्मू कश्मीर से बात की और घटना के बारे में जानकारी ली है। इस कायरतापूर्ण हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कानून के कोप का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने लिखा कि स्थानीय प्रशासन तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। भगवान मृतकों के प्रियजनों को इस दर्द को सहन करने की शक्ति दे। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना करता हूँ। आप लोग भी दोस्तों श्रद्धांजलि अवश्य दीजिएगा और साथ में जो घायल है उनको जल्द से जल्द आपकी दुआ लग करके वो ठीक हो जाए, कामना अवश्य करिएगा। तो वहीं आपको बता दें विपक्षियों की तरफ से भी इस पर ट्वीट आए हैं, जहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट आया है। उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी बात रखी है और इस हमले की निंदा की है। तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य नेताओं ने भी इस पर ट्वीट किया है और जल्द से जल्द एक्शन लेने की मांग की है। तो वहीं खड़गे का आपको ट्वीट बताते हैं दोस्तों, जहां पर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही मल्लिकार्जुन खड़गे का निशाना, कहा शपथ ग्रहण के बीच हो गया ये बड़ा आतंकी हमला। दोस्तों इस बीच कांग्रेस ने उन पर हमला करते हुए यानी मोदी जी पर हमला करते हुए कहा कि एक तरफ नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार के मंत्री शपथ ले रहे थे, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हो गया जिसमें 10 भारतीयों की जान चली गई। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह और कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के देश में आने के बीच तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस पर हुए एक कायराना आतंकवादी हमले में कम से कम 10 भारतीयों की जान चली गई। हम अपने लोगों पर हुए इस जघन्य आतंकवादी हमले और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जानबूझकर किए गए इस अपमान की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। सरकार और अधिकारियों को पीड़ितों को तत्काल सहायता और मुआवजा प्रदान करना चाहिए। अभी 3 सप्ताह पहले ही पहलगाम में पर्यटकों पर गोलीबारी की गई थी और जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी
आतंकवादी घटनाएं लगातार जारी है। मोदी सरकार द्वारा शांति और सामान्य स्थिति लाने का सारा प्रचार खोखला साबित हो रहा है। भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, ये कहना है दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे का। जहां पर एक दिन भी मल्लिकार्जुन खड़गे से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो डायरेक्ट उस हमले की निंदा करते, आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन की मांग करते, लेकिन नहीं, उन्होंने हमले की निंदा करते हुए राजनीति भी कर डाली, पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। ऐसे में दोस्तों जो इन हमलों पर राजनीति करते हैं उनके लिए आपके क्या शब्द होने वाले हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की प्रिय जनता। तो वहीं आपको बता दें जम्मू कश्मीर में घुसे हैं 70 से भी ज्यादा आतंकी, पुलिस ने तैयार कर लिया उनके खात्मे का प्लान। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख आर स्वैन ने बताया है कि 70 से 80 विदेशी आतंकवादी कश्मीर में घुसपैठ कर चुके हैं और जम्मू कश्मीर की मौजूदा शांतिपूर्ण स्थिति के लिए खतरा बन रहे हैं। डीजीपी ने दोहराया है कि आतंकवाद स्थानीय से विदेशी आतंकवाद की ओर बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार आ चुकी है और मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, अब फिर एक बार इन आतंकवादियों का मंसूबा ध्वस्त कर दिया जाएगा और इनकी हेकड़ी निकाल दी जाएगी। तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। बात करने एक और बड़ी खबर की, जहां नरेंद्र मोदी पर मेरी भविष्यवाणी लिख लीजिए। जी हाँ, पाकिस्तानी एक्सपर्ट का सबसे बड़ा दावा, बताया क्या होगा भाजपा का भविष्य। दरअसल पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार और पाकिस्तान के संघीय राजस्व बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद मोहम्मद शब्बर जैदी ने दावा किया है कि अब भारत में बहुमत की सरकारों का दौर खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत में इस बार बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई है और आने वाले चुनावों में उसकी सीटों की संख्या और भी ज्यादा घटेगी। कांग्रेस को भी इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, बल्कि क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़ेगी और मिलीजुली सरकारों का ही दौर आने वाले वक्त में भारत में रहेगा। शब्बार जैदी ने पाकिस्तान के यूट्यूबर और पत्रकार आरजू काजमी के साथ एक बातचीत में ये दावा किया है। ऐसे में दोस्तों सैयद मोहम्मद के इस दावे को आप लोग किस नजरिए से देखते हैं, जो भारत को भी पाकिस्तान बनाने की कोशिश में लगा हुआ है? क्योंकि पाकिस्तान में मिलीजुली सरकार ही हमेशा से चली है, कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार हाल ही में देखने को नहीं मिला है। और वही चीज दोस्तों ये भारत के साथ भी एक्सपेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले सालों में अब भारत कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाएगा। ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे इस पाकिस्तानी को, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें ईरान के सुप्रीम लीडर से पंगा, अहमदीनेजाद को फिर पड़ गया भारी, राष्ट्रपति चुनाव की रेस से हुए बाहर। जी हाँ, ईरान में राष्ट्रपति पद की दौड़ से अहमदीनेजाद फिर हुए आउट। खामेनेई के गार्डियन काउंसिल का वीटो पावर देख हिल गए अहमदीनेजाद। दरअसल ईरान की संरक्षक परिषद ने रविवार को देश के कट्टरपंथी संसद अध्यक्ष और 5 अन्य को देश में 28 जून को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने की मंजूरी दे दी और यह चुनाव एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद हो रहा है। हादसे में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और 7 अन्य लोग मारे गए थे। परिषद ने पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद को एक बार फिर चुनाव लड़ने से रोक दिया है, जो एक चरमपंथी लोकप्रिय नेता हैं तथा 2009 में अपने विवादित पुनर्निर्वाचन के बाद की गई दमनात्मक कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। परिषद का यह निर्णय रईसी की जगह लेने के लिए 2 सप्ताह के संक्षिप्त अभियान की शुरुआत है। रईसी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के कट्टरपंथी समर्थक थे, जिन्हें कभी 85 वर्षीय धर्मगुरु के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया गया था। संरक्षक परिषद मौलवियों और न्यायविदों का एक समूह है जिसकी कमान खामेनेई के हाथों में है। अब ऐसे में संसद के स्पीकर समेत 6 नाम राष्ट्रपति के दौड़ में अभी भी शामिल है, लेकिन अहमदीनेजाद को लड़ने की इजाजत नहीं दी गई। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं रूस में सोमवार को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की अहम बैठक, पीएम मोदी के ग्लोबल इमेज के विजन के साथ भारत भी होगा इसमें शामिल। जी हाँ, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन सोमवार से रशिया के निजनी नोवगोरोड में शुरू हो रहा है। भारत विश्व बंधु बोले तो ग्लोबल फ्रेंड के रूप में अपने रोल को जारी रखते हुए बैठक में ग्लोबल साउथ के सामने विकास संबंधित चिंताओं और दुनिया के सामने आ रही चुनौतियों चैलेंजेस को उठा सकता है। नई दिल्ली में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के गठन के तुरंत बाद होने वाली ये ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पहली बैठक भी होगी। दरअसल जनवरी में समूह के विस्तार को औपचारिक रूप दिया गया था। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री, दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री नादिया पंडोर, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, चीनी विदेश मंत्री वांग ई के अलावा ग्लोबल साउथ और ईस्ट से आमंत्रित देशों के विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे। जी हाँ, बता दें सोमवार की बैठक पारंपरिक रूप से केवल विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। इसमें ब्रिक्स के सदस्य देशों के सभी विदेश मंत्रियों के मौजूद रहने की उम्मीद है। जी हाँ, तो वहीं यूरोपीय संघ चुनाव में किंग मेकर बन सकती है मोदी की दोस्त मेलोनी, क्या दक्षिण पंथ के रास्ते पर चलेगा यूरोप? दरअसल यूरोपीय संसद के चुनाव में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी किंग मेकर बनकर उभर सकती है। माना यह जा रहा है कि भले ही दक्षिण पंथी पार्टियों को यूरोपीय संसद में बहुमत मिलने
जीतने का अनुमान नहीं है, लेकिन उन्हें इतनी सीटें हासिल हो सकती है कि उनके बिना राय के फैसले नहीं हो पाएंगे। यूरोपीय संसद 27 सदस्य देशों वाले ब्लॉक यूरोपीय संघ का शीर्ष कानून बनाने वाला निकाय है। चूंकि इटली के पास 720 में से 76 सीटें हैं, इसीलिए मेलोनी बहुमत हासिल करने और ये तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है कि वर्तमान EU अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन को एक और कार्यकाल मिलेगा कि नहीं। तो वहीं बता दें, हिंसा को बढ़ावा देना स्वीकार्य नहीं। जी हां, इंदिरा गांधी हत्याकांड वाले खालिस्तानी पोस्टरों पर कनाडा के मंत्री ने जताया विरोध। जी हां, कनाडा के वैंकूवर में खालिस्तानी समर्थकों की ओर से भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या को दर्शाने वाले पोस्टर कथित तौर पर लगाए गए थे। इंदिरा गांधी की हत्या को दर्शाने वाले पोस्टर को लेकर कनाडा में ट्रूडो सरकार के एक मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कनाडा में हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाना कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। दरअसल कनाडा में ट्रूडो सरकार के सार्वजनिक सुरक्षा, लोकतांत्रिक संस्थाओं और अंतर सरकारी मामलों के मंत्री डोमिनिक ए लेब्लॉक ने इस मामले पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी बात रखी। तो वहीं आपको बता दें, इमरान खान को रिहा करो। जी हां, भारत पाकिस्तान मैच में स्टेडियम के ऊपर उड़ा एयरक्राफ्ट जिस पर लिखा था रिलीज इमरान खान, जिसके बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की सुरक्षा में बड़ी चूक को देखते हुए न्यूयॉर्क में फैंस के उड़े होश वीडियो हुआ वायरल। बता दें, T20 वर्ल्ड कप 2024 के ग्रुप स्टेज में भारत और पाकिस्तान की टीमें रविवार यानी 9 जून को आमने सामने हुई। इस मैच के दौरान एक बड़ी घटना हुई। मैच की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में इसकी जानकारी मिली। बाबर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी तो भारतीय दर्शकों के चेहरे पर मायूसी आ गई। खतरनाक पिच पर पहले बल्लेबाजी मुश्किल थी। भारत की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। बता दें, मैच के दौरान स्टेडियम के ऊपर से एक प्लेन गुजरा। इसको देखकर सभी के सभी हैरान रह गए। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने इसका वीडियो भी बना लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। विमान के साथ रिलीज इमरान खान का बैनर हवा में दिखाई दे रहा था। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अभी जेल में है। इमरान खान के समर्थक उन्हें रिलीज करवाने के लिए इस तरह का कदम उठा रहे हैं। ये प्लेन ठीक उस समय नजर आया जब पाकिस्तान का राष्ट्रगान चल रहा था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, भारत पाकिस्तान मैच को लेकर यह खबर आई थी कि इस मुकाबले पर आतंकवादियों की नजर है। इसको देखते हुए न्यूयॉर्क के अस्थायी स्टेडियम सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी, जिसमें मैदान के चारों ओर गुप्त स्थानों पर पुलिस स्नाइपर्स की तैनाती भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्नाइपर्स के साथ स्वाट टीमें भी सुरक्षा में शामिल है। मैदान के अंदर सादे कपड़ों में पुलिस अधिकारी भी काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो गई कि स्टेडियम के ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ गया। जी हाँ दोस्तों, इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, तुर्की का नया टैंक अल्ताय कितना है शक्तिशाली, ग्रीस की बढ़ गई टेंशन, क्या भारत करेगा मदद। दरअसल तुर्की ने अपने आधुनिक इतिहास में पहली बार एक मुख्य युद्धक टैंक का निर्माण किया है। इस टैंक का नाम अल्ताय है। यह मुख्य युद्धक टैंक है। इसका मतलब है कि तुर्की की सेना अल्ताय टैंक को बड़ी संख्या में इस्तेमाल करेगी। तुर्की अभी तक अपनी सुरक्षा के लिए पश्चिमी देशों के टैंकों पर निर्भर था, डिपेंडेंट था। ऐसे में इस नए टैंक के निर्माण को तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने अपनी मिलिट्री इंडस्ट्री को बढ़ाने से जोड़कर देखा जा रहा है। अल्ताय टैंक से सबसे ज्यादा खतरा ग्रीस को है, क्योंकि उसका तुर्की के साथ द्वीपों को लेकर गंभीर विवाद है। ग्रीस भारत का मित्र और रणनीतिक सहयोगी है। ये भी शक है कि तुर्की अपने इस नए टैंक को पाकिस्तान को ऑफर कर सकता है। ऐसे में भारत अपने दोस्त ग्रीस की मदद कर सकता है। तो वहीं आपको बता दें, गुब्बारा वर्सेस लाउड स्पीकर। जी हाँ, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में गजब की जंग छिड़ती नजर आ रही है। सीमा पर टेंशन बढ़ सकती है। दरअसल उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में गजब की जंग जारी है। दरअसल दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरियाई कचरे भरे गुब्बारे के जवाब में सीमा पर लाउड स्पीकर का प्रसारण फिर से शुरू कर दिया है। इन लाउड स्पीकरों का मुंह उत्तर कोरिया की तरफ है। इनमें के पॉप के संगीत बजाए जा रहे हैं, जिनसे उत्तर कोरिया खूब चिढ़ता है। उत्तर कोरिया के पॉप के गाने सुनने या उसके संगीत को रखने पर सख्त सजा का प्रावधान है। दक्षिण कोरियाई सेना ने कहा है कि लाउड स्पीकर लगाना एक चेतावनी है। दक्षिण कोरिया ने मनोवैज्ञानिक युद्ध के रूप में प्रसारण फिर से शुरू करने का निर्णय उत्तर कोरिया द्वारा शनिवार को कचरा लगे लगभग 330 गुब्बारे छोड़ने के बाद लिया है। जी हाँ, इन दोनों देशों के बीच अजब गजब का युद्ध चल रहा है। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बहुत बड़ा आतंकवादी हमला, कैप्टन समेत 7 जवान मारे गए। जी हाँ, आईईडी ब्लास्ट में वाहन को उड़ा दिया गया। दरअसल पाकिस्तान में रविवार को सेना के काफिले पर घात लगाकर किए गए आतंकी हमले में 7 जवान मारे गए हैं। मारे गए जवानों में सेना का एक कैप्टन भी शामिल है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR ने बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा के लक्की मारवत जिले में जवानों का काफिला जा रहा था। इस दौरान उसे सड़क किनारे आईईडी ब्लास्ट से निशाना बनाया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा
गया है कि चरमपंथियों ने बम विस्फोट के बाद गोलियां भी चलाई। अभी तक किसी समूह ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने इलाके में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान शुरू किया। तो वहीं दक्षिण चीन सागर में हथियारों की होड़ बढ़ा रहा अमेरिका। भड़के चीन ने जमकर उगला जहर। जी हां, चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी दिखाई है। चीन के उप विदेश मंत्री सन वेईदोंग ने कहा है कि अमेरिका दक्षिण चीन सागर में सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती पेश कर रहा है, क्योंकि वहां उसकी सैन्य तैनाती इसे हथियारों की होड़ के भंवर में बदल रही है। चीन और अमेरिका के संधि सहयोगी फिलीपींस के बीच हाल में ही हुए समुद्री टकराव ने अत्यधिक रणनीतिक दक्षिण चीन सागर को वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच संभावित संघर्ष का बिंदु बना दिया है। तो वहीं बता दें, पाकिस्तानियों को गन्ने के जूस की तरह निचोड़ कर टैक्स वसूलेंगे शहबाज शरीफ। 4,67,000 की आमदनी पर लगेगा 45% कर। जी हां, पाकिस्तान की कंगाली दूर करने के लिए उनसे भारी भरकम टैक्स वसूलने की तैयारी है। पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान पूरी तरह कंगाल हो चुका है। आम जनों को रोटी दाल के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। इस बीच IMF का सुझाव है कि 4.5 लाख से भी ज्यादा की आमदनी पर पाकिस्तानियों से 45% रुपए तक का टैक्स वसूली की जाए। इसके साथ ही पाकिस्तान और IMF के बीच देश में वेतन भोगी और गैर वेतन भोगी व्यक्तियों के लिए नई आयकर दरों तथा कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र की वस्तुओं पर भी 18% बिक्री कर लगाने का प्लान है, जिसको लेकर सहमति ना बन सकी है। तो वहीं बता दे, गद्दी के लिए पुतिन का परिवारवाद वाला फार्मूला 2 बेटियों को बनाया भविष्य का हथियार। जी हां, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दुनिया के शक्तिशाली नेताओं में शुमार किया जाता है। वे पिछले करीब 24 साल से अलग अलग पदों पर रशिया की सत्ता में बने हुए हैं। अब उनकी उम्र ढलने लगी है और सेहत भी ठीक नहीं रहती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पुतिन के बाद कौन बनेगा उनका उत्तराधिकारी। पुतिन के परिवार में उनका उत्तराधिकारी बनने के लिए 3 लोग सबसे आगे हैं। इनमें उनकी 2 बेटियां और एक नाबालिग बेटा शामिल है। अभी तक उन्होंने अपने तीनों बच्चों को दुनिया से पूरी तरह छुपा कर रखा था, लेकिन अब उनकी सार्वजनिक मौजूदगी देखी जाने लगी है। उनकी दोनों बेटियां मारिया वोरोतोजोवा जो 39 साल की और छोटी कैतरीना तिखोनोवा जो 37 साल की है, उनके हाल में ही एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आई है। तो वहीं आपको बता दें, विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। जी हां, रविवार शाम प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संभवतः अकेले ऐसे विपक्षी नेता थे जो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। समारोह को लेकर कई अन्य विपक्षी नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन खड़गे उन लोगों में से थे जो राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। तो वहीं 21 सवर्ण, 27 OBC, 10 शेड्यूल कास्ट और 5 अल्पसंख्यक मोदी 3.0 में कैसे साधा जातिगत समीकरण, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ 71 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का बंटवारा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की नई टीम में इस बार 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। सभी मंत्री देश के 24 राज्यों के साथ साथ सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पीएम मोदी के इस नए मंत्रिमंडल में 21 सवर्ण, 27 OBC, 10 SC, 5 ST, 5 अल्पसंख्यक मंत्री शामिल है। इसमें 18 वरिष्ठ मंत्री भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नए कैबिनेट में 11 NDA सहयोगी दलों से मंत्री बनाए गए हैं। इसमें से 43 ऐसे सांसद मंत्री बने हैं जो संसद में 3 या उससे भी ज्यादा कार्यकाल तक सेवा दे चुके हैं। इसके साथ ही 39 ऐसे मंत्री बनाए गए हैं जो पहले भी भारत सरकार में मंत्री रह चुके हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे में किन वर्ग से कितने मंत्री बनाए गए हैं, इनके नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हर एक का नाम लेना संभव नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हमने आप स्क्रीन पर दे दिया, आप पढ़ पा रहे होंगे। तो वहीं बता दें, मोदी मंत्रिमंडल में शामिल उन 15 नामों को जिन्होंने सबको चौंका दिया है, दूर दूर तक नहीं था इनका जिक्र। आखिर कौन है वो 15 नाम? दरअसल पहला है CR पाटिल, फिर है नुबेन बम्भानिया, कमलेश पासवान, कीर्ति वर्धन सिंह उर्फ राजा भैया बने मंत्री। 5वां है रामनाथ ठाकुर, 6ठे है सतीश दुबे, 7 डॉक्टर राजभूषण चौधरी, 8 केरल के अभिनेता से नेता और अब मंत्री बने सुरेश गोपी, 9वां सबसे कम उम्र के मंत्री बने राम मोहन नायडू, 10वां सबसे अमीर सांसद बने प्रत्याशी मंत्री चंद्रशेखर पमसानी, 11वां कर्नाटक से HD कुमारस्वामी, 12वां महाराष्ट्र से शिवसेना प्रताप राव जाधव, 13 है झारखंड से संघ के करीबी संजय सेठ, 14 राजस्थान से भागीरथ चौधरी और 15वां दिल्ली मेयर से मंत्री बने हर्ष मल्होत्रा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इनको मोदी कैबिनेट में जगह मिलेगी और मिल गई। ऐसे में आपकी क्या राय है? तो वहीं आपको बता दें, पिता ने 3 प्रधानमंत्रियों के साथ संभाला मंत्रालय, 5 बार मंत्री रहे। अब चिराग पासवान का मंत्री के रूप में डेब्यू आया सामने। जी हां, इस बार चुनाव में इनकी पार्टी ने उम्दा प्रदर्शन किया। NDA
ने बिहार में LJPR के खाते में 5 सीट दिए थे। 5 सीट से चिराग की पार्टी ने जीत दर्ज की। परिणाम आने के बाद चिराग ने बिना शर्त बीजेपी को समर्थन का ऐलान कर दिया। तो वहीं किसान परिवार लंदन से पढ़ाई 2009 में राजनीतिक शुरुआत। मोदी कैबिनेट में शामिल हुए RLD प्रमुख जयंत चौधरी जी। तो वहीं 4 बार CM और 6 बार सांसद रहे। पहली बार मोदी कैबिनेट में शिवराज की एंट्री देखने को मिली है। जी हाँ, वो केंद्र में मंत्री बन गए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में पद और गोपनीयता की भी शपथ ली। साल 1990 में पहली बार बुधनी से चुनाव जीतकर विधायक बने शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने 90 के दशक में अखिल भारतीय केसरिया वाहिनी के संयोजक के रूप में अपने राजनीतिक करियर का आगाज किया था। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को दूसरे किस नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश में, या यूं कहें पूरे देश में? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा दोस्तों। जिनको पता है उनको लोग प्यार से क्या कह के बुलाते हैं तो वही बता दें। कभी लालू की पार्टी को संभाल रही थी अन्नपूर्णा, अब भाजपा में मिल गया बड़ा कद। मोदी सरकार में दोबारा बनी मंत्री। जी हाँ, तो वहीं अपनी सीट हारने के बाद भी मोदी सरकार ने इनको बना दिया मंत्री। कांग्रेस से आए रवनीत सिंह बिट्टू पर भाजपा ने खेल दिया बहुत बड़ा दाव। जी हाँ, पंजाब में भले ही भाजपा को एक भी सीट ना मिल पाई, लेकिन पंजाब भाजपा के नेता रवनीत सिंह बिट्टू को उनकी मेहनत का इनाम मिला है। बिट्टू भाजपा के ऐसे नेता है जो अपनी सीट गंवाने के बाद भी मोदी के मंत्रिमंडल का हिस्सा है। बिट्टू ने रविवार को मोदी सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। अगर आप भी मानते हैं यही खूबसूरती है मोदी सरकार की, जो हारे हुए को भी मंत्री बना देती है, किसी को निराश नहीं करती, तो कमेंट में अपनी राय अवश्य रखिएगा दोस्तों। तो वहीं बता दें, राहुल गांधी ने वायनाड से जीत का सर्टिफिकेट लिया। सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी रही मौजूद। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से जीत हासिल करने वाले राहुल गांधी शनिवार को अपना विजय प्रमाण पत्र हासिल किया। इस दौरान CPP अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी महासचिव KC वेणुगोपाल और महासचिव प्रियंका गांधी और वायनाड कई सीनियर नेता भी मौजूद रहे। राहुल गांधी दूसरी बार वायनाड से चुनाव लड़े और उन्हें बड़ी जीत भी मिली है। राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार वायनाड के सियासी मैदान में उतरे थे। तो वहीं आपको बता दें, ओडिशा में शपथ ग्रहण की तारीख बदल दी गई। अब 12 जून को नई सरकार लेगी शपथ। जी हाँ, ओडिशा में नई सरकार 12 जून को शपथ लेगी। पहले 10 जून को शपथ ग्रहण समारोह होने वाला था। चूंकि ओडिशा में भी इस बार बीजेपी बहुमत में है और वहां भी बीजेपी की सरकार बनने वाली है। ऐसे में दोस्तों जाते जाते आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेचुलेशन कहना मत भूलिएगा। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मतलब है इन्होंने नेहरू की बराबरी कर ली। जी हाँ दोस्तों, और क्या आने वाले समय में नेहरू के रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे PM मोदी जी, बताना मत भूलिएगा। ऐसे में ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बहुत बड़ी खबर में। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।